वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो इससे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए इस चैप्टर से केवल एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि लागत होता क्या है और लागत के विभिन्न तत्वों को बताइए। तो देखिए इसमें दिया भी है लागत से आप क्या समझते हैं और लागत के विभिन्न तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए देखते हैं लागत क्या होता है। तो देखिए लागत से अभिप्राय। लागत शब्द को निश्चित शब्दों में परिभाषित करना कठिन है। हम ये नहीं कह सकते कि यही लागत है, तो एक निश्चित शब्द में हम परिभाषित उसको नहीं कर सकते। अलग अलग विद्वानों ने लागत को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। अगर साधारण शब्दों में देखें तो इसका अर्थ क्या है, किसी वस्तु के संबंध में या किसी वस्तु के लिए हम जो भी वास्तविक या अनुमानित कार्यों के लिए अगर उसमें राशि लगा रहे हैं तो क्या है, लागत है। ठीक है, यही दिया है कि वस्तु के संबंध में किए गए वास्तविक अथवा किए जाने वाले अनुमानित कार्यों की राशि से है। जो भी कार्य उस वस्तु के संबंध में हम कर रहे हैं ना, तो उसमें जो जो कार्यों के लिए जितनी राशि लगी है वो पूरी उसकी क्या है, लागत है। तकनीकी दृष्टिकोण से इसके दो अर्थ में हम इसको समझ सकते हैं। पहला है व्यापारी उद्योग की प्रकृति के आधार पर, दूसरा है वह संदर्भ जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात लागत का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए एक व्यापार है, ठीक है, जहाँ विक्रय और वितरण व्यय बहुत कम है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ पता है, विक्रय व्यय का मतलब है किसी वस्तु को आप विक्रय कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उस पर कितना खर्च आया आपको। वितरण अर्थात उपभोक्ता तक उसको पहुंचाने में या मार्केट में ले जाने में आपको कितना खर्च आया, वो सब क्या है, अगर वो कम है तो हम उसे शामिल किए बिना भी लागत ज्ञात कर सकते हैं। तो यही दिया गया है कि अगर वितरण व्यय और विक्रय व्यय बहुत कम हो तो एक वस्तु की लागत को इन दोनों के अभाव में अर्थात विक्रय एवं वितरण व्ययों को ध्यान में रखे बिना ही ज्ञात किया जा सकता है। परंतु अगर ये ज़्यादा हो, तो अगर विक्रय और वितरण व्यय अधिक है ना, तो क्या कर सकते हैं, हम इसको बिना शामिल किए हम लागत की गणना नहीं कर सकते। परंतु इन व्यापारों में जहां वस्तु की प्रकृति इस प्रकार की है कि विक्रय और वितरण व्यय भारी मात्रा में करने पड़ते हैं, तो लागत की गणना ऐसे व्ययों को बिना सम्मिलित किए हुए करना बहुत महंगा पड़ेगा। इसके अतिरिक्त लागत कारखाना, कार्यालय लागत, विक्रय की लागत हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि व्यय के एक मद को भी लागत कहते हैं। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि निश्चित या सही लागत है ना, निश्चित या सही लागत जैसे कोई लागत नहीं होती, क्योंकि कोई भी लागत अंक सभी परिस्थितियों में सभी उद्देश्यों के लिए सही नहीं हो सकती। उत्पादन की लागत के कई मदों को ऐच्छिक रूप से लागत में जोड़ा जा सकता है। अपनी इच्छा से हम क्या कर सकते हैं, लागत में जोड़ सकते हैं, जिससे उसी वस्तु या कार्य की भिन्न भिन्न लागतें आ सकती हैं। अगर मैं किसी वस्तु के उत्पादन में कितना लागत आया अगर उसको काउंट करने जाऊं तो मैं अलग अलग मदों को शामिल करूंगी। हो सकता है कोई और अगर उसका गणना करे या लागत को निकालने की कोशिश करे तो वो अलग अलग मदों को शामिल कर सकता है ना। तो इसीलिए जो लागतें हैं वो भी अलग अलग आ सकती है, जबकि लागत लेखांकन के सिद्धांत की अवहेलना भी ना हुई हो। तो हम ऐसे इसको ज्ञात करें ताकि लागत लेखांकन के जो सिद्धांत है उसकी अवहेलना ना हो। तो ये हो सकता है कि लागत अलग अलग आए। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, मेथड जैसा है वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन मदे जो हैं अलग अलग शामिल कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहे हैं, लागत अलग अलग आ रही है, जबकि हमने लागत लेखांकन का जो सिद्धांत है उसकी भी अवहेलना नहीं की है। देखिए और आगे देखो, एक वस्तु की सही लागत ज्ञात करने के लिए अगर आप किसी वस्तु की सही लागत ज्ञात करना चाहते हैं तो लागत इकाई या लागत केंद्र शब्दों को समझना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि इन्हीं के आधार पर लागतें निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, लागत इकाई क्या होती है, तो लागत लेखे तैयार करने के लिए यह जिसके अनुसार व्ययों का अनुमान किया जा सके, व्ययों को अनुमानित किया जा सके। लागत की इकाई उस मात्रा को कहते हैं जिसके आधार पर लागत को सुविधापूर्वक निकाला जा सकता है। तो इकाई की लागत क्या है, एक वस्तु की लागत हम जब निकाल पाते हैं ना तो इकाई की लागत कहलाती है। अब लागत केंद्र क्या है, तो लागत केंद्र एक व्यवसाय में या उससे संबंधित कोई ऐसा स्थान, व्यक्ति या उपकरण का मद होता है। क्या होता है, यह समूह भी बोल सकते हैं, जिनके संबंध में लागतें ज्ञात की जाती हैं। मतलब हम जिसके संबंध में लागतें ज्ञात कर रहे हैं ना, वो स्थान, व्यक्ति या उपकरण हो सकता है, एवं लागत नियंत्रण के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त की जाती है। लागत केंद्र किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, लागत नियंत्रण के उद्देश्य के लिए। प्रत्येक क्रिया को एक अलग लागत केंद्र समझा जा सकता है तथा उस लागत केंद्र से संबंधित सभी लागतों को अलग से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखें लागत के तत्व क्या होते हैं। तो देखिए, कुल लागत की जानकारी मात्र से ही प्रबंध की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। अगर हमको पता चल गया कि कुल लागत इस वस्तु की इतनी है तो इससे ही एक प्रबंध की आवश्यकता तो पूरी नहीं होती ना। प्रबंधक के लिए क्या चाहिए, उसको तो मैनेजमेंट करना है, नियंत्रण करना है कंपनी में,
है ना, उसको कंट्रोल करना है, उस पर डिसीज़न लेना है, तो उसके लिए तो उसको जानकारी चाहिए ना अच्छे से। तो वो लागतों का विश्लेषण करेगा, जांच करेगा और उसका वर्गीकरण करेगा। इसके लिए उसे सूचनाएं चाहिए, तो सूचनाओं की ज़रूरत उन्हें होती है। इसीलिए कुल लागत को लागत के तत्वों द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है। तो जो कुल लागत हमें प्राप्त हुई है, उनको अगर जाँचना है, उनका वर्गीकरण करना है, तो उनके लिए कुछ तत्व हैं। क्या है? तो कुछ तत्व दिए गए हैं जिसके आधार पर हम लागतों का विश्लेषण कर सकते हैं, अर्थात व्ययों की प्रकृति के अनुसार लागत के तत्व दिए गए हैं। देखिए, पहला है सामग्री, श्रम और व्यय। ये लागत के तत्व हैं। इन्हें भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। कैसे? सामग्री है तो उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में, श्रम है उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में, व्यय भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में डिवाइड किया गया है। चलिए जानते हैं क्या है। देखिए, लागत के इन तत्वों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। कैसे? ये चार्ट से आप समझिए। सामग्री, श्रम, अन्य व्यय। देखिए, अब लागत के इन तत्वों को पुनः विभिन्न भागों में बांटा गया है, जो ये चार्ट से आप समझ सकते हैं। तो लागत के तत्वों में हमने देखा क्या? सामग्री, श्रम और अन्य व्यय। तो इन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्वों का विकास कैसे हुआ। जो ये सामग्री है, श्रम है या अन्य व्यय है, इसका विकास कैसे हुआ। तो देखिए, एक समय था जब मनुष्य शिकार करने के लिए क्या करता था? हथियार का प्रयोग करना भी नहीं जानता था, बल्कि अपने बाहुबल से या अपने श्रम से ही क्या करता था? जानवर को मारकर अपना पेट भरता था। उस दशा में उसके लिए केवल श्रम ही तो एक प्रयोग करता था ना, वो तो केवल श्रम का ही प्रयोग करना पड़ता था उसको। अतः उस कार्य की जो लागत होती थी वो श्रम होती थी। तो ये श्रम कहाँ से आया पता चल गया। परंतु जब उसने तन ढकने के लिए वस्त्र बनाया तो उसे श्रम के अतिरिक्त क्या चाहिए? सामग्री की भी आवश्यकता हुई। तब उस वस्तु की लागत क्या हो गई? सामग्री प्लस श्रम हुई ना। और जब मनुष्य ने आधुनिक व्यापार करने के लिए वस्तुओं का अधिक संख्या में उत्पादन करना व बेचना प्रारंभ किया। अब वो खुद के लिए तो बना रहे थे, लेकिन उन्होंने यह आवश्यकता महसूस की कि हम खुद के लिए बना रहे हैं, अगर ज़्यादा बनाएं तो और लोगों का भी काम आ सकता है। तो उसे क्या करना प्रारंभ किया? उन्होंने उसका उत्पादन बढ़ाया और उसको बेचना प्रारंभ किया। तो उसे सामग्री और श्रम के अतिरिक्त अन्य व्यय भी करने पड़े। हुआ। इस दशा में उस वस्तु की लागत क्या हो गई? श्रम व्यय भी हो गया। हुई ना। तो इस प्रकार से श्रम, सामग्री और अन्य व्यय, ये जो तत्व हैं लागत के, वो निर्धारित होते हैं। अब देखते हैं कि सामग्री लागत क्या है। देखिए, एक उपक्रम को आपूर्ति की गई वस्तुओं की लागत सामग्री लागत है। क्या है? एक उपक्रम को आपूर्ति की गई जो वस्तु की लागत होगी वो सामग्री लागत होगी। सामग्री लागत के अंतर्गत दो प्रकार की लागतें आती हैं, प्रत्यक्ष सामग्री लागत और अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। तो जानते हैं प्रत्यक्ष सामग्री लागत क्या है। तो देखिए, प्रत्यक्ष सामग्री वह सामग्री है जिसे अलग से उत्पाद में परखा जा सकता है तथा सरलता से मापा जा सकता है। तो प्रत्यक्ष क्या है? जिसको हम माप सकते हैं, है ना, पता कर सकते हैं जिसकी लागत। अतः साथ ही उसे उत्पाद पर प्रत्यक्ष रूप से चार्ज किया जाता है। किसी उत्पाद पर हम उसको लगा रहे हैं ना, तो प्रत्यक्ष रूप से चार्ज करते हैं। अतः यह सामग्री किसी निश्चित उत्पाद से संबंधित की जा सकती है, जो उत्पाद का एक अंग बन जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, मेज बनाने के लिए लकड़ी, चीनी बनाने के लिए गन्ना आदि क्या है? प्रत्यक्ष सामग्री है। सारांश में कहा जा सकता है कि जिस सुविधा या सरलता के साथ किसी निर्मित उत्पाद की रचना में किसी सामग्री को चिन्हित किया जा सकता है, वही बात यह निश्चित करेगी कि प्रत्यक्ष सामग्री किसे माना जाएगा। प्रत्यक्ष सामग्री को मूल लागत सामग्री या उत्पादनिक सामग्री, उपभोग्य सामग्री भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री लागत क्या है? तो सामग्री की लागत जिसे लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों पर आवंटित नहीं किया जा सके वरन अविभाजित किया जा सके, मतलब जिसको हम अलग से आवंटित नहीं कर सकते, अविभाजित है जो, ठीक है, उनके द्वारा अवशोषित किया जा सके। तो ऐसी लागत या लागत इकाई जिसको हम आवंटित नहीं करते, है ना, अविभाजित रहती है, वो क्या है? अप्रत्यक्ष लागत है, जिसको हम बांट नहीं सकते कि ये इस चीज़ में लगा है लेकिन वो खर्च हुआ है, ऐसा होता है। तो अप्रत्यक्ष सामग्री लागत वही कहलाती है। ठीक है, तो देखो क्या हो गया? सामग्री की लागत जिसे लागत केंद्रों या लागत इकाइयों पर आवंटित नहीं किया जा सके वरन अविभाजित किया जा सके, उनके द्वारा अवशोषित किया जा सके। इसका मतलब यही है कि अगर कोई लागत लगी है तो उसको आप अलग नहीं कर सकते हो, उसमें खर्च तो हुआ है लेकिन अलग से उसको शो नहीं कर सकते, वो है अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। ठीक है, छोटे छोटे जो खर्च होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष लागत होती हैं। तो अप्रत्यक्ष सामग्री लागत
वह सामग्री लागत है जो लागत केंद्रों या लागत इकाइयों को वितरित नहीं की जा सकती, परंतु उनके द्वारा अवशोषित अथवा उन पर अनुमानित की जा सकती है कि इतना खर्च आया है। ठीक है, उस सामग्री को जो उत्पादन में सहयोग देती है तथा जिसे उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं किया जा सकता, अप्रत्यक्ष सामग्री लागत है। दूसरे शब्दों में, यह सामग्री निर्माण कार्यों में आवश्यक तो है, परंतु इसे निर्मित माल की इकाई लागत में गणना व उसका अंग बनाना सरल नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, कोई सामग्री प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष वह उद्योग के पैमाने पर भी निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त एक उद्योग के लिए अप्रत्यक्ष सामग्री दूसरे के लिए प्रत्यक्ष सामग्री अथवा तैयार माल भी हो सकती है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मशीनों की चिकनाई के लिए ग्रीस व तेल ईंधन जो है, कम कीमत की छोटी चीज़ें, कील, गोंद आदि, ये सब क्या है, लागत तो है ना। तो यही सब होती है अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। ठीक है, तो सामग्री का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भागों में वर्गीकरण प्रायः सामग्री के उपयोग पर निर्भर करता है, परंतु कभी कभी सामग्री की प्रकृति और उस पर किए गए व्यय की मात्रा के आधार पर भी प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष सामग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं श्रम लागत क्या है। तो एक उपक्रम के कर्मचारी के पारिश्रमिक की जो लागत है वो श्रम लागत होगी। ठीक है, किसी भी उपक्रम या उद्योग है तो उसके जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी जो पारिश्रमिक है, वेतन है, मजदूरी है, बोनस, वो सब क्या कहलाएगी, वो सब कहलाएगी आपकी श्रम लागत। ठीक है, श्रम लागत को भी दो प्रकार में विभक्त किया गया है, देखते हैं चलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में। देखिए, प्रत्यक्ष श्रम लागत तो उत्पाद की रचना, निर्माण, रूप परिवर्तन एवं निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से किए गए मजदूरी व्यय प्रत्यक्ष श्रम कहलाते हैं। ठीक है, उत्पाद की रचना कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं या उसके रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनमें जो प्रत्यक्ष रूप से किए गए है ना, जो मजदूरी व्यय है, मजदूरों को देते हैं ना ये सब के लिए, तो वो प्रत्यक्ष मजदूरी व्यय कहलाएगा। और प्रत्यक्ष श्रम से सामग्री का रूप, बनावट अथवा आकृति बदल जाते हैं और एक नई वस्तु तैयार हो जाती है। प्रत्यक्ष श्रम लागत को लागत केंद्रों से तथा लागत इकाइयों से पहचाना जा सकता है और जिस लागत केंद्र या इकाई से यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है उस पर आवंटित किया जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है जिससे वो संबंधित है। ठीक है, मतलब लागतों को बांटा जा सकता है, बताया जा सकता है कि ये लागत इससे संबंधित है। संक्षेप में, उस श्रम को जो वस्तु विशेष के उत्पादन में सक्रिय व प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है प्रत्यक्ष श्रम कहते हैं। जैसे पुर्जों का बनाना, उनको जोड़ना, उन पर पॉलिश करना, ये सब क्या है, आपका प्रत्यक्ष श्रम लागत है। अब अप्रत्यक्ष श्रम लागत क्या है, तो देखिए, अप्रत्यक्ष श्रम की लागत से तात्पर्य उस मजदूरी से है जो लागत केंद्रों या लागत इकाइयों को वितरित नहीं की जा सकती। ठीक है, परंतु उनके द्वारा अवशोषित अथवा अनुभाजित की जा सकती है। ठीक है, वे व्यक्ति जो किसी कार्य को स्वयं अपने हाथों से नहीं करते परंतु उत्पादन क्रिया को चलाने में सहयोग देते हैं, हेल्प करते हैं ना, अप्रत्यक्ष श्रम के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो क्या करते हैं, वे व्यक्ति जो किसी कार्य को स्वयं अपने हाथ से नहीं करते परंतु उत्पादन क्रिया को चलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, वो क्या है, अप्रत्यक्ष श्रम लागत है। जैसे कि एक चौकीदार, फॉरमैन, निरीक्षक आदि, और इनको दिया गया पारिश्रमिक का प्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाता है। क्यों, देखो, चौकीदार तो वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है ना, फॉरमैन भी नहीं करता, निरीक्षक भी नहीं करता, बस वो सब, लेकिन उसमें सहयोग देते हैं, होता है, तो इनको जो दी गई पारिश्रमिक है वो अप्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाएगी। और ये समस्त व्यय सामूहिक रूप से सभी इकाइयों पर किए जाते हैं और किसी वस्तु की लागत से इन्हें प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं किया जा सकता। कोई श्रम प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, इसका आधार निम्न है। देखिए, क्या श्रम की लागत को किसी इकाई या कार्य विशेष से संलग्न किया जा सकता है या नहीं। व्यय क्या है, अब देखते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं श्रम लागत क्या होती है, अब व्यय को जानेंगे। तो लागत के तत्व के रूप में कार्य के अंतर्गत सामग्री व श्रम के अतिरिक्त अन्य खर्चे भी शामिल होते हैं। इनको भी दो प्रकार से देखा जा सकता है। देखिए, प्रत्यक्ष व्यय वे व्यय हैं जो कि किसी विशेष उपकार्य, प्रक्रिया या कार्य के लिए ही किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष व्यय कैसे व्यय होते हैं, जो किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो खर्च हो रहा है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यक्ष व्यय। तथा इन व्ययों को किसी अन्य उपकार्य आदि से संबंध नहीं होता, अतः ये व्यय प्रत्यक्ष रूप से उसी उपकार्य, प्रक्रिया आदि पर डाले जाते हैं जिसके लिए वे विशेष तौर से किए गए हैं। मतलब जिस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ये व्यय किए गए हैं, ये उसी पर क्या कर सकते हैं, आवंटित किया जा सकता है इसको उसी पे, अतः उन्हें प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। और इन व्ययों को उन उत्पादों के लागत खातों पर विशेष रूप से मूल लागत का अंग मानकर चार्ज किया जाता है।
इनको प्रभार्य व्यय, मूल लागत व्यय अथवा उत्पादनिक व्यय भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपका, ठीक है। ये सब MCQ में आ सकते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय क्या है? तो वे व्यय जिनको लागत केंद्रों तथा इकाइयों पर आवंटित नहीं किया जा सकता। तो इतना सब में यही याद रखना है, जिन व्ययों को लागत केंद्रों और इकाइयों पर आवंटित नहीं किया जा सकता वो अप्रत्यक्ष है, जिनको किया जा सकता है वो प्रत्यक्ष है, ठीक है। उन व्ययों को जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से, सुगमता से तथा पूर्ण रूप से लागत केंद्रों या इकाइयों को बांटा नहीं जा सकता, अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। वे व्यय अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम के अतिरिक्त होते हैं। इनमें निम्न प्रकार के व्यय शामिल किए जाते हैं, जैसे कि कारखाना व्यय, कार्यालय प्रशासनिक व्यय, बिक्री व्यय, वितरण व्यय, ये सब क्या होंगे आपके अप्रत्यक्ष व्यय हैं। जैसे ऊपरी व्यय हो गया, ठीक है। तो ऊपरी व्यय शब्द में निम्न व्यय शामिल होते हैं। बहुत लोगों को इस बात से कन्फ्यूज़न होता है कि ऊपरी व्यय होता क्या है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष सामग्री व्यय, अप्रत्यक्ष श्रम व्यय, अप्रत्यक्ष अन्य जो व्यय होते हैं वो सब क्या है आपके ऊपरी व्यय है, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट जो भी होता है आपका एक्सपेंस, वो सब क्या है ऊपरी व्यय में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय। आगे और भी टॉपिक को हम देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।